नमस्कार आप सभी को। वेलकम टू यूपीएससी बाई प्रतीक सौरभ। चलिए आज का द हिंदू न्यूज़पेपर हम स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने एक वीडियो अपलोड किया है। इट इज रिगार्डिंग विजन आईएएस टेस्ट सीरीज, जो कि हम 3 तारीख से स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसकी लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। तो आपसे वो रिक्वेस्ट है कि आप सब जाके देखें और आपको एक आइडिया लगे कि एक हॉलिस्टिक वे में हम आगे कैसे अप्रोच करने वाले। ठीक है। और वहां पे मेरी कुछ क्वेरीज हैं आपसे, कुछ क्वेश्चंस हैं कि अभी जैसे टेस्ट सीरीज जब मैं स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, अभी वो पॉलिटी से स्टार्ट होगा जो टेस्ट सीरीज नंबर 1 है। तो उसमें क्या आप अभी ये चाहेंगे कि 3 जुलाई की जगह उसे 13 या 15 जुलाई किया जाए, और पहले मैं लक्ष्मीकांत से रिलेटेड जो पूरे नोट्स हैं वो आपके साथ शेयर करूं और उसे पढ़ाऊं, उसके बाद उसे स्टार्ट करूं, या फिर दोनों पैरेलली किया जाए? तो आप क्या चाहते हैं ये मुझे प्लीज बताएं, और वो वीडियो आप जरूर देखें। ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। आज के न्यूज पे जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो हम कवर कर लेते हैं। एक कि राहुल गांधी जो है अभी मणिपुर डिस्ट्रिक्ट मणिपुर गए हुए हैं। क्यों? आई नो आप सबको पता ही होगा कि वहां पे अभी जो इश्यूज चल रहे हैं उसके लिए। और यही जो पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है अपोजिशन में, उनका यही फायदा होता है कि आप पे वो एक प्रेशर बना के रखते हैं। अगर कुछ चीजें सही नहीं हो रही हो तो एक आप पे प्रेशर बना के रखते हैं। ठीक है। जो कुकी ट्राइब्स और बाकी में जो इश्यूज हो रहे हैं वहीं के रिलीफ कैंप में वो गए हुए हैं। तो वो उसी उसी के रिलेटेड ही आर्टिकल है। आगे चलते हैं। अब ये देखिए, वही अपोजिशन जो है वो 13-14 तारीख को फिर से मिलेगा। किसके लिए? जो मैंने आपको कहा था पॉलिटिकल एंगल ही जरूर लेगा यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये इसके लिए मिल रहे हैं, बाकी किसी चीज के लिए नहीं मिल रहे। तो ये भी बहुत सोचने वाली बात है। जो जिस तरीके से डेथ हो रही है या फिर एक और इश्यूज आ रहे हैं, जो कल आपको दिल्ली का इंसिडेंट मैंने शेयर किया था, वो सब पे कोई कुछ नहीं बोलता है। सब बस अपने पॉलिटिकल रोटी सेक रहे होते हैं। मुझे आज भी याद है कि जब अरविंद अरविंद केजरीवाल जी जब 2014 के आसपास जब अनशन में थे, तो उन्होंने बहुत कुछ इनके अगेंस्ट में बोला था। और बहुत सारी पॉलिटिकल के पार्टी, हमारे पास तो काला चिट्ठा है, ये है, और आज महागठबंधन में सब साथ हो रहे। खैर ठीक है, ये तो पॉलिटिक्स है, बट ठीक है। मतलब एक कोई नया कुछ इनिशिएटिव लेता है तो एक उम्मीद रहती है कि जैसे मैंने ही एक फ्री इनिशिएटिव लिया है। अगर मैं आज फ्री बोल दूं, सारे लोगों को जोड़ लूं और कल होके फिर पेड कर दूं, क्या मतलब रह जाएगा? मतलब पहले मुझे भी काफी उम्मीद थी केजरीवाल से कि वो काफी अच्छा करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली वो काफी अलग ही तरीके की पॉलिटिक्स में चले गए। क्योंकि यहाँ ना सोचिए ना, हवा फ्री है, इतना पॉल्यूशन है। ठीक है, तो वो बोल बोल के उनने पंजाब ले लिया कि पंजाब में इतना पॉल्यूशन है। तो ये एयर पॉल्यूशन और ये सब चीज, जब आप इंजीनियर हैं ना, आप आईआईटी से पढ़े हुए हैं, आप सब कुछ जानते हैं, तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। बट क्या कर सकते हैं। चलिए आगे आगे अब चलते हैं। और ये फ्री इलेक्ट्रिसिटी और ये सब देना, सोचिए कि इंजीनियर होके जो कोयले से ये चीज बन रही है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं जिससे और पॉल्यूशन हो रहा है। तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है इस पे प्रीवियस का कुछ न्यूज़पेपर्स में। तो अब आगे और नहीं करेंगे, हम आगे चलते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जो पुलिस ने किसे बुक किया है, जो इलेक्ट्रोक्यूशन डेथ हुई थी दिल्ली में, जो मैंने आपको बताया था प्रीवियसली, तो वहां पे किसे, जो इंचार्ज हैं वहां के, उन्हें जो है कस्टडी में ले लिया गया और उन पे चार्जेस लगाए जा रहे हैं। क्योंकि सिंस ही इज द ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरविजन। अब आप देखिए, जो बोलते हैं ना, जितना बड़ा पोस्ट उतना बड़ा दायित्व। उनके अंडर हो सकता है कि वो 1000 जगह का इंस्पेक्शन रहा हो, ठीक है, वो एरर किसी और का रहा हो, लेबर का रहा हो, वहां के मिस्त्री का रहा हो, बट ये आप उसके जिम्मेदार। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, कुछ और बनते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। आप ये नहीं बोल सकते कि ये इसकी गलती है, उसकी गलती है। आपका काम है सुपरविजन करना। अगर आपने नहीं किया तो वो उसके लिए भी आपको रेडी होना चाहिए, है ना। आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये सही मेरी गलती नहीं है, वहां पे उसकी ड्यूटी थी, इसकी ड्यूटी थी, इसने काम सही नहीं किया। आप बोलिए जरूर, लेकिन सुपरविजन फाइनली आप ही का काम था ना, आपने देखा क्यों? या लास्ट टाइम कब इंस्पेक्शन किया था उस एरिया का? तो ये बहुत चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो एक वर्किंग एथिक्स होना काफी ज्यादा जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं।
सो केरला के जो क्रिश्चियन बॉडीज है उन्होंने कहा है कि सेंट्रल रूल जो है वो वहां पे काफी वायलेंस हिट है मणिपुर में, जो हमें भी पता है वो चल रहा है। तो उनने वहां पे बोला है कि इसे या तो वहां पे प्रेसिडेंट रूल आप लगाएं, क्योंकि वहां की जो गवर्नमेंट है वो फेल हो गई है। ठीक है। और एक सबसे बड़ी बात ये है कि प्रेसिडेंट रूल, सही बात है, अभी तक लग चुका होता, बट वहां पे क्यों नहीं लगा? अगेन यहाँ पे पॉलिटिकल एंगल है कि सेंटर में वहां पे कौन है? बीजेपी है। वहां पे स्टेट में भी कौन है? बीजेपी है। तो जब दोनों जगह बीजेपी है तो फिर वो प्रेसिडेंट रूल लगाना कहीं ना कहीं एक वो बदनामी होती है कि वहां पे स्टेट गवर्नमेंट प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाई। ठीक है। तो ऐसे में सेंटर्स अक्सर इसका फायदा उठाया करते हैं, बट दोनों जगह ये चीज है तो ये वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो उसी पे ये सब क्वेश्चंस उठ रहे हैं। बट ये इस तरीके से जो है हर चीज को एक किसी चीज से रिलेट कर देना, ये चीज सही नहीं है कि 2002 में क्या हुआ वो टिपिकली अलग था, कि हमें भी पता है कि जब साधु संत आ रहे थे तो अनफॉर्चुनेटली उनकी ट्रेन में आग लगा दी गई। तो वो आग जब लगाई तो वो काफी जो थे मुस्लिम लोगों ने जो आग लगाई, ऐसा कहा जाता है। तो वो आग लगाने के बाद वो दंगा भड़का। तो सबके अलग अलग रीजंस होते हैं, वहां के ट्राइबल जो रीजंस है वो कुछ अलग है। तो इस तरीके से हर चीज इंटरमिक्स नहीं करना चाहिए। लेकिन खैर छोड़िए, ये सब हमारे काम का नहीं है। इनने अगर किसी ने बोला है कि अगर ये प्रेसिडेंट रूल होना चाहिए, ठीक है, अगर प्रेसिडेंट रूल होना चाहिए, तो अब हमें पॉलिटिकली क्या जानना ज्यादा जरूरी है, बाकी चीजें नहीं, कि प्रेसिडेंट रूल होता क्या है, कितने टाइप्स की इमरजेंसी होती है, उस इमरजेंसी के क्या क्या रूल्स हैं, और वो इमरजेंसी कब हम लगा सकते हैं, वो किस तरीके से लगा सकते हैं, वो कौन लगा सकता है। इस तरीके सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते रहने चाहिए। ओके। तो चलिए उसके बारे में एक बहुत ही ब्रीफ यहाँ पे मैंने आपके लिए डेटा निकाल के रखा है। ये हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट रूल क्या होता है। 356 अक्सर जब हम याद करते हैं तो हम ऐसे याद करते हैं, आर्टिकल 352, 56 एंड 360, तीन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है इमरजेंसी के रिलेटेड। बट क्योंकि यहाँ पे पहले प्रेसिडेंट रूल की बात की तो मैंने प्रेसिडेंट रूल के ऊपर रखा है। अब प्रेसिडेंट रूल क्या होता है? इज नोन एज स्टेट इमरजेंसी और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इफ एनी स्टेट फेल टू कंपाइल विद द डायरेक्शन ऑफ सेंटर और देयर इज एन फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनरी मशीनरी। ठीक है। तो एक सेंटर की बात, ऑब्वियस सी बात है, वहां का स्टेट मान ही रहा होगा, एक ये भी रीजन हो जाता है क्योंकि सेम पार्टीज जब रहती हैं। इसके अलावा इसके अलावा जो है, ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर के लिए ये चीजें नहीं होती है। कब होती है? जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है। अब दोनों में अंतर क्या है? देखिए, वहां पे दंगा फसाद हो रहा है या कहीं मर्डर हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, ऐसे तो यूपी पहले बहुत ज्यादा ही फेमस था, है ना? वहां पे मर्डर हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, या फिर वहां पे जो मुंबई में टेरर अटैक हुआ, तो इसके बाद सरकार ही हट जाए। तो ये चीज, ये जरूरी नहीं होती कि कहीं पे मर्डर हो रहा है या फिर कुछ झगड़े हो रहे हैं तो वहां पे सरकार। ये हो गया कि आपका एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर है, कि एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और ये सब अपना वर्क नहीं कर पाई अच्छे से या नहीं रोक पाई। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल्योर नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल्योर कब होगा? कि जब मान लीजिए कि वहां पर सेक्युलरिज्म के साथ छेड़छाड़ हो, बहुत बड़ा रिलीजियस इश्यूज हो जाए। क्योंकि सेक्युलर क्या है कि वो तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है। इसके बाद अगर हम बात करें कि प्रॉपर तरीके से अगर स्टेट जो है, वहां का जो सीएम है, वो वर्क नहीं कर पाए, पार्टी जो है कोई मेजोरिटी में ही नहीं है, बार बार सरकार गिर रही है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीन, क्योंकि वहां पे एक सरकार तो होनी ही चाहिए, वो नहीं है तो प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी पे लगता है, ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर। ठीक है। तो फेल्योर अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का है तो ही लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत माइन्यूट चीज है, लोग नहीं समझ पाते, इसलिए मैंने बार बार यहाँ पे फोकस किया। ये आपको समझना है और हमेशा याद भी रखना। अब देखिए, प्रेसिडेंट डिसीजन टू डिक्लेयर प्रेसिडेंट्स रूल ऑन एनी स्टेट कैन बी बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ गवर्नर। अब या तो गवर्नर उनको जाके पता है, ठीक है, कि गवर्नर कहीं ना कहीं लिंक होते हैं स्टेट एंड सेंटर के बीच में, यहाँ ये इश्यूज है, प्लीज प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए। या फिर सेंटर भी खुद है कि ही कैन एक्ट ऑन अदरवाइज टू। ठीक है। या फिर प्रेसिडेंट खुद भी एक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली जब उन्होंने देखा कि नहीं, यहाँ कुछ सही नहीं चल रहा है। अब ये चीज है कि प्रेसिडेंट भी क्या डायरेक्ट लगा सकते हैं, या कुछ उन पे भी एक ये है, कुछ एक लिमिट डाली गई है, रिस्ट्रेन है।
वो क्या है कि इफ द पार्लियामेंट वांट्स टू एक्सटेंड द प्रोक्लेमेशन ऑफ द प्रेसिडेंट्स रूल बियॉन्ड 1 ईयर, इट हैज टू फुलफिल टू कंडीशंस। अब प्रेसिडेंट रूल के लिए भी पहले क्या है कि पार्लियामेंट अलाउ करना चाहिए, तभी ये चीज लगेगी। ठीक है। अब क्या है, वन इज दैट देयर मस्ट बी एन ऑपरेशनल नेशनल इमरजेंसी इन द इंटायर कंट्री, या तो इंटायर कंट्री में इमरजेंसी हो। ये कब का केस है कि अगर 1 साल से ज्यादा एक्सटेंड करना है तो बियॉन्ड 1 ईयर। अदरवाइज क्या करेगा कोई भी गवर्नमेंट कि हमेशा ही 1 2 10 ईयर्स 20 ईयर्स। अब अगर मान लीजिए कभी सेंटर में बीजेपी है, उसने पूरे 28 स्टेट्स में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, तो कहीं ना कहीं पूरे की पूरा पावर तो उनके ही पास आ गया, है ना। आप समझ रहे हैं, इमरजेंसी लगा दी, कुछ भी किया तो पूरा पावर तो उनके ही पास आ गया। तो एक लिमिट रखी है कि अगर आपको 1 साल के ज्यादा करना है तो तभी हो पाएगा कि जब आपके पूरे कंट्री में कहीं ना कहीं ये नेशनल इमरजेंसी या कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं। ठीक है। और ये सब भी जब नेशनल इमरजेंसी की बात करेंगे आर्टिकल 352, उसमें मैं बताऊंगा कि क्या वो भी ऐसे ही लगा दिया जा सकता है, नहीं, उसके पीछे भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है। चलिए, बाकी अब देखिएगा, आगे चलते हैं। यहाँ पे आर्टिकल 355 है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ सेंटर टू इंश्योर दैट द गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट कंप्लाइज विद द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कहीं ना कहीं किसका काम है, ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, ये लिखा हुआ है सेंटर का काम है कि स्टेट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सारे काम करो। ओके। नाउ प्रेसिडेंट इज empowered to proclaim president rule if the government of any state is not carried on its accordance with the provision of constitution। प्रेसिडेंट के पास ये बिल्कुल पावर है कि वो चीज यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन जब मानिए कि वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, ठीक है, तो क्या वहां पे फंडामेंटल राइट्स पे चेंज आएगा क्या कुछ? या बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, करेक्ट। आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 के बीच में सारे फंडामेंटल राइट्स की बात हुई है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन क्या उस पर कोई फर्क पड़ता है? नहीं, वो एज इट इज रहते, वो एज इट इज रहते हैं। ठीक है। इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है वो है आपका नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352 के अंदर आता है। अब देखिए, नेशनल इमरजेंसी कब बोलते हैं? ग्राउंड ऑफ वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन। लाइक वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन, जैसे कि वही हमारी किसी कंट्री के बीच में लड़ाई हो गई, या एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया, या फिर कुछ आर्म्ड रिबेलियन हो गया पूरे देश के अंदर, तो इसे कहते हैं नेशनल इमरजेंसी। ठीक है। पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस उतना क्लियर वर्ड नहीं था, तो 44th अमेंडमेंट एक्ट में से क्या कर दिया गया, आर्म्ड रिबेलियन नाम डाल दिया गया। तो ये भी हमें याद रखना है कि 44th अमेंडमेंट एक्ट में सब कुछ चेंज हुआ है, क्योंकि ये एक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो। ठीक है। अब ये बार बार क्या है, अगर हम एक लिस्ट बना के पढ़ेंगे अब याद नहीं कर सकते, इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि साथ में से लेके आ जाता हूँ। अब लास्ट में अगर आपको कोई लिस्ट प्रोवाइड कर दे, ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि हाँ ये तो मैंने ऑलरेडी सुना है, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है। और चीजों को भी इंटरलिंक करके पढ़ेंगे तो याद करना आसान। अदरवाइज वो बहुत टफ हो जाता है कि इस अमेंडमेंट में क्या हुआ, उसमें क्या हुआ, पूरा रटना बहुत टफ हो जाता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं, नेशनल इमरजेंसी कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स। वन इंक्लूड द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन। पहला हो गया कि एक्सटर्नल वॉर हो गया कंट्री के बीच में, या फिर आर्म्ड रेबेलियन जो कि इंटरनली। ठीक है। जैसे कि अभी मणिपुरी में चल रहा है, तो बढ़ कहीं पूरी ज्यादा देश में बढ़ गया, तो एक स्टेट की जगह पता चल रहा है कि पूरे नेशन में एक वो नेशनल इमरजेंसी लगानी पड़ रही है। ठीक है। चलिए, अब आगे देखते हैं। अब डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, तो नेशनल इमरजेंसी भी वही है कि प्रेसिडेंट ही डिक्लेयर कर सकते हैं ओनली, बट आफ्टर रिसीविंग अ रिटर्न रिकमेंडेशन फ्रॉम द कैबिनेट। अब ये भी वर्ड है, ओरल है या क्या है वर्ड, रिटर्न रिकमेंडेशन, रिटर्न होना चाहिए उनकी तरफ से। अब जब वो रिकमेंडेशन दे देंगे तो क्या डायरेक्ट रिकमेंडेशन के थ्रू नेशनल इमरजेंसी लग जाएगी? नहीं, तो उसके लिए भी अप्रूवल चाहिए। ठीक, अब अप्रूवल कौन देगा? बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आर रिक्वायर्ड टू पास द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी विद अ स्पेशल मेजोरिटी विद इन 1 मंथ ऑफ द इशू डेट। कि अब मान लीजिए अब एक इशू डेट दिया है, किसने दिया है कि प्रेसिडेंट को लग रहा है कि यहाँ पे बहुत बड़ा इश्यूज हो रहे हैं, प्रेसिडेंट ने गए कैबिनेट से बात की, कैबिनेट ने बोला ठीक है लगा दें। अब 1 मंथ के अंदर जो है पार्लियामेंट जो है अप्रूवल दे दे। बट तब तक क्या होता है कि अब एकदम से मान लीजिए सदन में नहीं है या कुछ ऐसा हो गया, एकदम से वॉर हो रहा है, जरूरत पड़ गई है, तो तब तक तो वो वहां पे वैलिड हो जाता है। अब अगर 1 मंथ में इन्होंने नहीं दिया या जरूरत नहीं फील हो रही है तब तक, तो वो हट जाएगा। अदरवाइज 1 मंथ में दे देना है।
अब इस पे भी बड़ी चीज क्या, स्पेशल मेजोरिटी होनी चाहिए कि टोटल मेंबर ऑफ द हाउस एंड मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन टू थर्ड ऑफ द मेंबर ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, मीन्स स्पेशल मेजोरिटी होनी चाहिए। अब देखिए, स्पेशल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी आपने सुना होगा, डिफरेंस क्या होता है कि सपोज करिए आपके पास जो है अभी 545 लोकसभा में सीट्स, ठीक है। अब 545 अगर लोकसभा में सीट्स है तो हमें इतना पता चल गया कि 272 प्लस होना चाहिए सिंपल मेजोरिटी के लिए, पहली बात। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी के लिए उतना होना चाहिए। अब इनका क्या होता है कि एटलीस्ट टू थर्ड जो है वहां पे प्रेजेंट रहे और वोट करे फेवर में। अब सपोज करिए कि 545 में 545 तो हमेशा नहीं बैठे रहेंगे, अब हो सकता है वहां पे 500 लोग बैठे हों। ठीक है, तो जब 500 लोग बैठे हैं और उनमें से 400 लोगों ने बोल दिया यस कि ये इमरजेंसी लग सकती है, तो अब क्या हुआ, जो 500 में 400 ने बोला, ऑब्वियसली टू थर्ड से ज्यादा लोगों ने यस बोल दिया है, और ये 272 से भी ज्यादा है 400, तो उसे हम स्पेशल मेजोरिटी देंगे। अब चलिए आपको एक और एग्जांपल देते हैं, ठीक है, आप ये रिपीट करके भी सुन सकते हैं वापस बैक जाके। कि देखिए, एक सिनेरियो ऐसा था कि 272 प्लस जो है क्या होना चाहिए, सीट्स होनी चाहिए, ये सिंपल मेजोरिटी के साथ ही कंडीशन कि 272 तो होना ही चाहिए। अब सपोज करिए कि सर यहां तो बोला हुआ है कि मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन टू थर्ड ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब अगर प्रेजेंट ही सिर्फ 300 लोग हैं, अब बात समझिए, प्रेजेंट ही सिर्फ 300 लोग हैं और अगर 250 लोगों ने यस बोल दिया, तो हमें भी पता है कि ये टू थर्ड से तो ज्यादा है। 300 का टू थर्ड कितना होता है, 200। समझिए आप बात को, 300 का जो टू थर्ड है वो 200 होता है, लाइक 2/3 इंटू 300 हम जब करेंगे तो कितना होगा, 3 से 300 कटेगा, 100 बचेगा, 100 इंटू 200। अभी मेरे पास वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वरना मैं आपको इसे यहीं पे करके दिखा देता हूँ मैथमेटिक कैलकुलेशन। तो अब क्या हुआ, 200 सीट्स, इट मीन से 200 से तो ज्यादा है 250, है ना, क्योंकि 300 में 250 ने बोल दिया है यस कि आप ये इमरजेंसी लगा सकते हैं। बट देयर इज अ कैच, क्या ये 272 जो कि सिंपल मेजोरिटी में लगता है, ये उससे ज्यादा है नंबर 250? बिल्कुल नहीं। ऑल दो ये इसको तो जस्टिफाई कर रहा है कि टोटल मेंबर ऑफ द हाउस एंड अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन टू थर्ड ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, ये तो कर रहा है, लेकिन वो सेकंड जो है सिंपल मेजोरिटी भी होनी चाहिए, वो नहीं कर रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, ये स्पेशल मेजोरिटी नहीं मानी जाएगी। सिंपल आप समझ गए ना, 272 प्लस। तो स्पेशल में क्या होता है कि सिंपल तो ठीक है, वो तो होनी चाहिए 272 प्लस, इसके अलावा भी ये चेक करते हैं जितने हैं और वोट कर, ओके, उसके फेवर में। चलिए, ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब आगे हम देखते हैं। अब देखिए, इसके बाद अब ये बात की जाए कि ये जो डिक्लेरेशन है, अब अगर मान लीजिए गवर्नमेंट है, ठीक है, जैसे इंदिरा गांधी के समय हुआ था, उनने इमरजेंसी का बहुत गलत उपयोग किया और उन्हें एक्सटेंड कर दिया, ऐसी साल 2 साल 3 साल की नहीं, अभी इमरजेंसी है तो हम चुनाव नहीं लड़ सकते। आप समझे बात को। तो अब बात यह है कि गवर्नमेंट देखिए, सही में कारगिल वॉर हो गया, कुछ ऐसा हो गया, तो रीजन है, अब आपने एक्सटेंड किया है या आपने इमरजेंसी लगा रखी है। लेकिन जब ऐसा कुछ नहीं है तो किस बात की इमरजेंसी, इसीलिए पहले ये जुडिशियल रिव्यू के अंदर नहीं आता था, ठीक है। ये 38 अमेंडमेंट में लिखा हुआ था कि नेशनल इमरजेंसी इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, ये जुडिशियल रिव्यू के अंडर नहीं है। बट फिर बाद में ये गलती समझ में आई जब इंदिरा गांधी ने जो है इसका गलत उपयोग किया, तो 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में क्या किया गया, इस प्रोविजन को डिलीट कर दिया। अब जो है सुप्रीम कोर्ट को मेड इट क्लियर दैट द नेशनल इमरजेंसी कैन बी चैलेंज्ड इन कोर्ट। ये कहाँ पे हुआ, मिनर्वा मिल केस। ये सब केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 38 40 फोर मिनर्वा मिल केस में बात हुई कि नेशनल इमरजेंसी तो चैलेंज किया जा सकता। अब वो कैन बी चैलेंज ऑन व्हाट ग्राउंड, अब कैसे चैलेंज करे कि मैलिफाइड को इंटेंशन तो नहीं खराब है गवर्नमेंट का, ठीक है, साथ में कोई रीजनेबल रीजन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है डिक्लेरेशन, या फिर बेस्ड ऑन इररिलेवेंट फैक्ट्स। अब वो बोल दे नेशनल इमरजेंसी है क्योंकि आज से 6 महीने बाद चाइना का मूड हो रहा है कि वो हम पे हमला करे,
दैट इज वेरी रिलेवेंट फैक्ट। करेक्ट, 6 महीने बाद किएगा, फ्यूचर किसी ने देखा? ठीक है। तो ये इस तरीके से चीजें तो अपन नलीफाई कर देते हैं, क्योंकि इस पे क्या होता है, ग्रोथ भी हैम्पर होती है और एक इंटरनेशनल इमेज भी खराब होती है कि कहीं ना कहीं आपके यहाँ इमरजेंसी लगी तो आपके इन्वेस्टमेंट्स नहीं होंगे, है ना, आपके यहाँ हर चीज पे इश्यूज आ जाएंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लेके काफी कुछ। आपकी फंक्शनल, आपका जो इंटरनल फंक्शन है वो नहीं होगा। बहुत सारी चीजें स्टेट लिस्ट में होती हैं, बहुत सारी कंकरेंट, बहुत सारी आपकी इसमें होती है। ठीक है। तो अब इसमें इशू ये है कि अब सब कुछ पे कंट्रोल किसका जाएगा, सेंटर का। तो बाकी भी जो काम है वो अच्छे से नहीं हो पाएंगे। अब देखिए यहाँ की पे अगर बात की जाए नेशनल इमरजेंसी, आफ्टर इट्स अप्रूवल बाय बोथ द हाउस, डिक्लेयर डिक्लेयर तो कर देंगे हमारे प्रेसिडेंट। अब एक बार अगर डिक्लेयर कर दिया तो अब एक बात बताइए, क्या ये जिंदगी भर के लिए रहेगा क्या? ऑब्वियसली नॉट। तो ये कब तक के लिए रहेगा? ये सिर्फ 6 मंथ के लिए रहेगा। ये कहीं लिखा हुआ होगा? ठीक है। ये जो है सिर्फ 6 मंथ के लिए। ओके। ये देखिए, इट कंटिन्यूज फॉर 6 मंथ एट अ टाइम एंड कैन बी एक्सटेंडेड टू इनफाइनाइट या फिर इनडेफिनिट पीरियड हम कह सकते हैं। ये हम इसको बढ़ा सकते हैं, हमें नहीं पता ना वॉर कब तक चलेगा, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 10 साल, कभी कभी बहुत लंबे चल जाते हैं। लेकिन उसके लिए हर 6 महीने पे अप्रूवल चाहिए। ठीक है। हर 6 महीने पे पीरियोडिक पार्लियामेंट्री अप्रूवल कब ऐड हुआ? 44th अमेंडमेंट 1978। 44th में ये भी ऐड हो गया कि जुडिशियल रिव्यू में अब ये ना हो कि एक बार चालू कर दिया तो बाद में पूछ ही नहीं रहे, या प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया कि बस पहले क्या था, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट ही बोल देते थे। वो भी चीज बहुत खतरनाक हो गई। तब समझ में आया कि नहीं, सीधे हमें जो है स्पेशल मेजोरिटी से पास करवाना पड़ेगा, तभी नेशनल इमरजेंसी होगी। ठीक है। अब अगर मान लीजिए ठीक है, बट इसे अगर हटाना हो तो कैसे हटा सकते हैं? ये तब हटा सकते हैं जब प्रेसिडेंट कैन रिवोक, प्रेसिडेंट रिवोक कर सकते हैं अगर लोकसभा पासिस अ रिजोल्यूशन डिसअप्रूविंग इट्स कंटिन्यूएशन विद अ सिंपल मेजोरिटी। तो लगाने के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए थी, हटाने के लिए सिंपल। अगेन ये यूपीएससी के क्वेश्चंस होते हैं, यही सब लक्ष्मीकांत में भी लिखा हुआ है, बाकी जो भी पॉलिटिकल अलग अलग किताबें होती हैं। ठीक है। तो यही सब चीजें होती हैं, बहुत बारीकियां जो हमें ध्यान से देखना रहता है, दिमाग में रिटेन करना रहता है, और जब एग्जाम में बैठते हैं यही प्रेशर में कभी कभी गलतियां भी हो जाती है। ओके। चलिए अब आगे चलते हैं कि इफेक्ट क्या है नेशनल इमरजेंसी का। लगा तो दिया, ऐसे वर्ड बोल दिया अभी नेशनल इमरजेंसी है क्या, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा एक्चुअली? द सेंटर बिकम empowered टू डायरेक्ट द स्टेट रिगार्डिंग द मैनर इन विच एग्जीक्यूटिव पावर इज टू बी एक्सरसाइज्ड। मतलब वो प्रॉपर उनका बता सकता है कि जनाब आपको ऐसे 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 चलना है। ठीक है। तो पूरा कंट्रोल आ जाता है। ठीक है। सेंटर इंटाइटल टू गिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन टू स्टेट ऑन मेनी मैटर्स विच इंक्लूड, लेकिन विच इंक्लूड एनीथिंग जो भी आपके स्टेट लिस्ट में है। लेकिन एक जानने वाली चीज ये है कि स्टेट गवर्नमेंट सस्पेंड नहीं होती। ऐसा नहीं है कि उनका काम खत्म हो गया, अब सेंटर नहीं से रहेगी, बट वो बात सुनेगी सेंटर की। ठीक है। तो सेंटर का एक कंप्लीट कंट्रोल हो जाता है। जैसे स्टेट लिस्ट है तो स्टेट लिस्ट में तब भी वो कानून बना सकेंगे इमरजेंसी में। आप समझ रहे हैं बात को? स्टेट लिस्ट में वो तब भी बना सकेंगे, लेकिन क्योंकि इमरजेंसी है और उनको लग रहा है कि अभी स्टेट ने जो बनाया वो सही नहीं बनाया, तो वो उसको ओवरलैप कर सकती है। और उस समय अगर मान लीजिए स्टेट ने, स्टेट लिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, कंकरेंट और यूनियन में तो ऑब्वियसली यूनियन का ही चलता है। लेकिन अगर स्टेट लिस्ट भी है और ये इमरजेंसी का टाइम, ठीक है, तो अगर स्टेट लिस्ट पे स्टेट ने कुछ बनाया है लॉ, और सेम पे ही अगर यूनियन लॉ, यूनियन ने भी बनाया है, तो यूनियन का माना जाएगा। तो देखिए यूनियन का माना जाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हमें पता होनी चाहिए। ठीक है। और अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट इम्पावर्ड है ऑर्डिनेंस लाने के लिए ओवर स्टेट सब्जेक्ट। तो स्टेट सब्जेक्ट ऑर्डिनेंस ले आए। ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि वो ऑर्डिनेंस लाए तो वो हमेशा के लिए परमानेंट हो गया, नहीं। कि द लाइफ ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड इट्स नॉर्मल लाइफ। अब क्या होता है, इमरजेंसी है लगा हुआ, तो नॉर्मल लाइफ के बियॉन्ड कितना एक्सटेंड कर सकते हैं उसे? 1 ईयर एट अ टाइम। 1 ईयर एट अ टाइम हम एक बार बढ़ा सकते हैं कि नहीं चलो यार, अभी तो कहाँ चुनाव करवाएंगे, अभी तो वॉर ही हो रहा है या फिर एक्सटर्नल इश्यूज ही चल रहे हैं। बट कंटिन्यूएशन जो है
कैन नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड 6 मंथ्स आफ्टर द कीज ऑफ सीज ऑफ इमरजेंसी। अब मान लीजिए कि आज इमरजेंसी खत्म हो गई, तो अब ये नहीं है कि अब अगले साल चुनाव करेंगे, अब 6 महीने के अंदर भी चुनाव कर। समझ रहे हैं? ठीक है। चलिए, अब क्या है, आर्टिकल 359 क्या बोल रहा है, फंडामेंटल राइट एक्सेप्ट 2021। अब इसमें क्या होता है, सस्पेंशन हो जाता है, उसमें तो वो सस्पेंशन नहीं हुआ। आर्टिकल 19 में बहुत सारी चीजें होती है ना, कि हम असेंबली बना सकते हैं, हम थ्रू आउट द कंट्री कहीं भी घूम सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, बहुत सारे हमें ये दिए गए हैं। लेकिन या फिर हमें राइट टू एजुकेशन, या फिर लेकिन सब कुछ चलता रहेगा। आपके स्कूल कॉलेज चलेंगे, कोई ऐसे इश्यूज नहीं होंगे अगर प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है तो। लेकिन अगर ये लगा है तो राइट्स है, ऐसा जरूरी नहीं है बंदी हो जाए। लेकिन अगर ज्यादा दिक्कत होती है, आप भी समझ सकते हैं कि अगर कोई ज्यादा ही दिक्कत हो गई, तो वॉर चल रहा है, कुछ चल रहा है, तो उस समय स्कूल्स बंद हो सकते हैं, उस समय आप जॉब बंद हो सकती है, उस समय वैकेंसीज आना बंद हो सकती है, तो बहुत चीजें बंद हो सकती है फंडामेंटल राइट्स में। लेकिन एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21, ये दो छोड़ के बाकी सब बंद हो सकता है। अभी 2021 में क्या है, पॉलिटी जब हम स्टार्ट करेंगे सब प्रॉपर अच्छे से एक एक आर्टिकल के बारे में, जो फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, यूनियन टेरिटरीज, सिटीजनशिप, ये जो भी है सब बहुत हम अच्छे से पढ़े। ठीक है, तो आई होप अब सब कुछ क्लियर हो गया होगा इससे रिलेटेड। ये काफी लंबा गया लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको मिल जाएगा, आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है। अब बस टेलीग्राम चैनल पे आप जब जाइएगा तो वहां पे मैं ये पीडीएफ डाल दिया करता हूँ, इसको एडोब रीडर में ही आप खोल लिया करिए, वो प्रॉपर बस कमेंट सेक्शन ऐसे खुल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब। यहाँ पे यही कहना है कि पॉलिसी मेकर्स को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि इन्फ्लेशन जो होता है, अब जैसे हर साल ही हो रहा है, अब हमें पता है कि इस समय अगर महंगाई बढ़ जाती है वेजिटेबल्स की, तो अब आप या फिर बाकी चीजों की, तो अभी आपका काम है कि ऐसी पॉलिसीज बनाए कि इस समय जो इश्यूज है ना हो, है ना। आप कोल्ड चेन बनाएं, या फिर ताकि वहां पे वो सब्जियों को स्टोर करके रखा जा सके, टमाटर स्टोर करके रखा जा सके, जो भी करें ताकि उस समय जो है गवर्नमेंट वो रिलीज कर सके जो एक्स्ट्रा उन्होंने प्रोक्योर करके रखा हुआ। तो वही सब बातें हो रही हैं कि इस तरीके से जो है आप पॉलिसीज बनाए। आप ये नहीं बोल सकते हर बार कि मौसम के कारण ये इश्यूज है, जब आपको पता ही है कि हर साल होता है, तो ये चीज कंट्रोल होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। ये एक आर्टिकल है कि री इवेल्युएटिंग इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ बीएमआई टू मेक कंक्लूजन ऑन हेल्थ। अब हो क्या रहा है, ये बहुत बार इश्यूज हो जा रहा है, लोगों का वेट देख लेते हैं, हाइट देख लेते हैं, अब बोलते हैं आप इसी बीएमआई में तो आप फिट हैं, आप ही हैं। अब अगर बहुत सारे लोग इस बीएमआई में होने के बावजूद सबको ओबेसिटी, मतलब जो है ब्लड प्रेशर हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल इश्यूज हो रहे हैं, ये सब सारी सारी चीजें हो रही हैं, तो वही वही पे बात आ रही है कि क्या ये जो मेजरमेंट है ये सही है। देखिए यहाँ पे वही बात हो रही है, हार्म ऑफ बीएमआई इज दैट इट मे फूल पीपल, इवन फिजिशियंस, हु आर नॉट अवेयर ऑफ इट्स इम्परफेक्ट नेचर। अब देखिए इम्परफेक्ट नेचर क्यों कहा जा रहा है। अब मानिए मेरी, देखिए जैसे मेरी जो एक्चुअल हाइट है वो अराउंड 180 सेंटीमीटर, अराउंड 5'11". ठीक है, अभी मेरा वेट अराउंड 75 है, तो उस हिसाब से तो मैं बीएमआई के अंदर आ रहा हूँ। लेकिन अब हम बैठे बैठे अब इस तरीके से जो काम करते हैं, ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है कि ऑब्वियस सी बात है कि बेली फैट जमा हो जाता है। अब वो बेली फैट जो जमा हो रहा है वो भी डेंजरस है। लेकिन अभी हम बोल रहे हैं कि हम फैट परसेंटेज पता कर लेते हैं कुछ कुछ टूल्स के थ्रू, बट ये पॉसिबल इतना नहीं होता है। ठीक है, कि बिना टेस्ट किए जस्ट लाइक हम वेट और ऐसे ही कर लें और हम आपका बीएमआई इतना है, आपको ये रिस्क है, या अभी आप रिस्क के बाहर हैं, तो ये बहुत सारी चीजें जो है मिसकंसेप्शन हो जाती है। तो वही बात हो रही है यहाँ पे इस आर्टिकल में कि जो टूल है बिलीव टू मेजर फैट एंड फिटनेस वुड क्लासिफाई मोस्ट इंडियंस एज हेल्दी। अब बहुतों को हेल्दी बोल देते हैं बट वो हेल्दी होते नहीं है, तभी ब्लड प्रेशर से लेके सारे इश्यूज होने लगते हैं। तो ये जो चीज है, ये कहीं ना कहीं वो बात हो रही है कि क्या ये जेनेटिक
भी हो सकता है, जीन स्पेसिफिक से लेके क्या। तो ये इसके बारे में बहुत कुछ देख रहा है, और सिर्फ यही चीज नहीं होती ना कि हाइट वेट क्या, आपकी बोन डेंसिटी क्या है, आपकी मस्कुलैरिटी क्या है, आपका सेक्स क्या है, आपका एज क्या है, आपका जेनेटिक डिफरेंसेस क्या है। ठीक है कि भाई अफ्रीकन के अलग है, अमेरिका के अलग है, या ठंडे देशों के बाकी के अलग है। तो वही चीज की यहाँ पे बात हो रही है कि सिर्फ हम ऐसे नहीं कह सकते, सिर्फ वेट हाइट और ये देख के कि सब कुछ सही है। जबकि हमें पता है हार्ट डिजीज तो सबसे ज्यादा अब इंडिया में तेजी से बहुत फैल रही है। ठीक है। बाकी डायबिटीज का भी कैपिटल एक तरीके से अभी हमारा देश हो रहा है। तो इससे एक चीज प्लीज बहुत रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम 10,000 स्टेप्स जो है वो आप हमेशा चलें ऑन अ डेली बेसिस। है ना, कैसे वी आर यंग, हम बिल्कुल भी ये काम कर सकते हैं। आप योग करें, आप जॉगिंग करें ना। योगा बहुत अच्छी चीज है, आपको मेंटल पीस भी देगा, साथ में आप जो है फिटनेस भी रहेगा। है ना, तो मैं भी योग किया करता हूँ जितना भी हो पाता है, या अगर ना भी हो पाए तो मैं कम से कम वॉक जो है 10,000 स्टेप्स पर डे, ये तो मैं अचीव जरूर करता हूँ। ठीक है। तो चलिए, बाकी आप प्लीज वो विजन आईएएस का जो कमेंट सेक्शन में है वो लिंक भी जरूर देखें। और मैंने ये क्यों इनिशिएटिव लिया है वो विजन आईएएस के उस कमेंट सेक्शन में वहां भी आपको मिल जाएगा। तो इसके साथ क्या हम एक हॉलिस्टिक वे में अप्रोच कर सकेंगे, ताकि हम प्रीलिम्स की तैयारी कर सकें, हम साथ में मेंस की भी कर सकें। हमारा कुछ छूटे नहीं, कि हम है ना, हम धीरे धीरे करके सब कुछ कवर करें। ओके। चलिए, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।